गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, चैप्टर 2। हमारी पृथ्वी के अंदर, अवर इनसाइड अर्थ। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, क्लास 7 चैप्टर 2। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की इस क्लास में चर्चा करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी, जैसे आप प्याज देखते हैं ना, प्याज में क्या होता है, एक परत, फिर उसके नीचे दूसरी परत, फिर उसके नीचे तीसरी परत, फिर ऐसे कई परत से प्याज बना होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ऐसे ही परतों से बना हुआ है। ठीक है, प्याज की तरह एक के ऊपर एक परत होती है। तो पृथ्वी की, ये क्या है, पृथ्वी है ना। पृथ्वी की बाहरी सतह हमने जाना है लास्ट क्लास में। मेरा सर्कल जो गोला है वो गोल नहीं है, कहीं मोटा है कहीं पतला है ना, ऐसा इस पर ध्यान नहीं देना है। और इसके बारे में भी आप जान चुके हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी है, एक समान नहीं है। तो पृथ्वी की जो सतह है, सतह की बाहरी परत, सतह की भी बाहरी परत या ऊपरी परत या अपर मोस्ट लेयर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपर मोस्ट लेयर, उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ और इंग्लिश में भी लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी लिख कर आता है और कभी कभी इंग्लिश में भी लिख कर आता है। और परपटी, पूरी तरह से हिंदी में क्या होगा, परपटी। बाहरी परत को, सतह की बाहरी परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह की बाहरी परत को, ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट महाद्वीपीय क्षेत्रों में, महाद्वीप जानते हैं ना आप लोग, महाद्वीप, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भाग क्या होते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्रस्ट का विस्तार 35 किलोमीटर तक है और महासागरीय क्षेत्र में क्रस्ट का विस्तार, क्रस्ट क्या है, सतह की बाहरी परत है, ऊपरी परत है। तो महासागरीय क्षेत्र में इस परत का विस्तार कितना है, लगभग 5 किलोमीटर का विस्तार है। जब मैं बात विस्तार की कर रही हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा करके आपको बता देती हूँ। विस्तार इस तरफ नहीं कि इस दिशा में होगा, नहीं, विस्तार कुछ इस तरह से होगा। ये पृथ्वी की सतह है और विस्तार अंदर की ओर, कैसे, अंदर की ओर। ये अगर हम इसे महाद्वीपीय क्षेत्र मान लें तो ये विस्तार कैसा हो जाएगा, 35 किलोमीटर का। और यहाँ पर थोड़ा सकरा है तो मैं इसे महासागरीय क्षेत्र अगर मान लूँ तो ये विस्तार कैसा होगा, अंदर की ओर। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर का, कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय क्षेत्र का विस्तार 5 किलोमीटर है और महाद्वीपीय क्षेत्र में विस्तार क्रस्ट का 35 किलोमीटर है। जो महाद्वीपीय क्षेत्र है ये किससे बना हुआ है, महाद्वीपीय क्षेत्र में जो क्रस्ट है वो बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिना के संयोग से, है ना, से बना हुआ है।
इसे संक्षिप्त में सिलिका और एल्यूमिना को संक्षिप्त में Cl कहते हैं। क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। कैसे? सिलिका से C और एल्यूमिना से L, Cl कहते हैं। बात कर ले महासागरीय क्षेत्र। यहाँ पर जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? सीमेंट। समझ आ गया कैसे? सिलिका से सी और मैग्नीशियम से सीमेंट, ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में क्रस्ट किससे बना हुआ है? Cl से, और महासागरीय क्षेत्र में क्रस्ट सीमेंट से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। आप पृथ्वी को इस रूप में देख रहे हैं। अगर पृथ्वी के 4 हिस्से कर लिए जाएं, तो मैं ये हिस्सा निकाल कर आपको अच्छे से और डिस्क्राइब करती हूँ, जिसमें आपको सभी परतों की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ये है परपटी, क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट है। ये है क्रस्ट, परपटी। ठीक है, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। पृथ्वी में परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। उस परत का नाम है परपटी के ठीक नीचे की परत का नाम है मेंटल। क्या नाम है? मेंटल। ये मेंटल परत 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। कैसे? इस डायरेक्शन में, है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। ठीक है, आगे बढ़े। इस हिस्से को, इसकी अगली परत को, पृथ्वी की जो अगली परत है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये मेंटल के बाद और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, किससे बनी है ये परत? ये परत बनी है निकेल और फेरस से। इसे संक्षिप्त रूप में क्या कहेंगे? निफे। ये इसका संक्षिप्त रूप है। कैसे? पता चल गया? चलिए, बहुत बढ़िया। इस परत में, पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, इस परत में तापमान और दाब बहुत उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तापमान और दाब बहुत उच्च होता है। बहुत अधिक तापमान और दाब इस परत में होता है। इस परत की, क्रोड की त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। आपने यहाँ किलोमीटर तो जान लिया, पर ये तो जाना ही नहीं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। उसे भी नोट कर लीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को जाना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें हैं। कौन सी? पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परत हैं। कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है, ये 3 परत हैं। अगला टॉपिक है सेल एवं खनिज के बारे में। तो पहले हम सेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले सेल के बारे में जानते हैं। क्या है सेल? पृथ्वी का क्रस्ट बनाने वाला। क्रस्ट याद आ गया? क्या है? पृथ्वी की बाहरी सतह। पृथ्वी का क्रस्ट बनाने वाला खनिज पदार्थ
पृथ्वी का क्रस्ट बनाने वाला जो खनिज पदार्थ है, ये खनिज पदार्थ जो प्राकृतिक पिंड के रूप में होता है, जो प्राकृतिक रूप में होता है, उसे ही सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल क्रस्ट में क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं, और वो खनिज पदार्थ प्राकृतिक होते हैं। तो वो चट्टान जैसे जो संरचना होती है ना, पिंड बनते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? पिंड कहेंगे उन्हें ही सेल कहते हैं। सेल विभिन्न आकार, रंग और गठन, सेलों का आकार, रंग और गठन, कंपोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सेल, क्या नाम है सेल का? आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक। अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय सेल, नाम से क्या लग रहा है? आग्नेय, आग। आग की फीलिंग आ रही है ना नाम से ही? हाँ, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो आप पहले ही समझ चुके हैं, क्या है? अग्नि ही है। ठीक है, आग से जिस सेल का निर्माण हुआ हो वो क्या होगी? आग्नेय सेल। अब हम इसके नाम की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक, इंग्लिश में क्या है? इग्नियस रॉक। ये इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है, और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ होता है? अग्नि। देखिए, आपने पहले ही नाम से ही जान लिया था कि ये किससे निर्मित होगी ये सेल। बात करते हैं अवसादी सेल की, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश शब्द जो है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है। किससे? सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्थिर। क्या अर्थ है? स्थिर। और कायांतरित सेल की बात करें, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इंग्लिश का वर्ड है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। कौन सा ग्रीक शब्द? मेटामॉर्फोर से लिया गया है। जिसका अर्थ है, क्या अर्थ होता है? रूप परिवर्तन। ये जो भी शैल होगी, रॉक्स होगी, वो क्या करती होंगी? उनका मूल होगा रूप परिवर्तित करना। रूप परिवर्तित करके ये शैल बनी होंगी। ठीक है, अब हम एक एक करके सेल को पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करेंगे आग्नेय सेल से। चलिए, आग्नेय सेल के बारे में जानते हैं। आग्नेय सेल क्या होती है? इग्नियस रॉक्स। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल वे सेल होती हैं जो द्रवित मैग्मा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। समझते चलते हैं, है ना? द्रवित मैग्मा आग्नेय सेल के लिए कहा गया है। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो जो संरचना बनती है, जो चट्टान बनता है, वो क्या कहलाता है? आग्नेय सेल कहलाता है। लेकिन ये बात हमें समझ में तो आई नहीं। क्यों? ठंडा होकर ठोस हो जाता है, हमें समझ में आ गया, लेकिन ये द्रवित मैग्मा क्या है, लिक्विड मैग्मा क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। तो हम पहले ये जानते हैं द्रवित मैग्मा क्या है।
पृथ्वी के अंदर, कहाँ, पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला, ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला अत्यधिक गर्म, कैसा, अत्यधिक गर्म और पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ होता है, चट्टानी पदार्थ होता है। और ये जो पदार्थ है, अत्यधिक गर्म पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, ये जब सतह पर निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जब ये सतह पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। कुछ याद आया? ज्वालामुखी में ऐसी घटना घटती है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है, लावा निकलता है बाहर। जब तक सतह के, पृथ्वी की सतह के अंदर होता है तरल पदार्थ, तब तक उसे द्रवित मैग्मा कहते हैं, और जब सतह के बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ लिक्विड मैग्मा पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। और ऐसे में जब सतह पर आ जाता है तो क्या होगा, आपने अभी जाना, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उससे बनी संरचना क्या कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है। तो जब ये पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ बाहर आता है पृथ्वी के अंदर से, कुछ इस तरह से, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के अंदर का भाग है, और यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्मा भरा हुआ है। और ये मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर, ये क्या है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर बाहर आता है तो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा बाहर आने पर, और इससे बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, द्रवित मैग्मा। द्रवित मैग्मा में क्या क्या शामिल है, पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, ठीक है। इसके अतिरिक्त गैस भी होती है, खनिज तत्व भी होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया आग्नेय शैल के बारे में। आग्नेय शैल कैसी शैल है, प्राथमिक शैल है। आप देख रहे हैं मैग्मा सतह पर आकर ठंडा हो रहा है, ये प्रक्रिया संपादित हो रही है, प्राथमिक शैल कहते हैं। ये आग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी शैल। अंतर्भेदी जो शैल होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। क्या होता है इसमें, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, जब द्रवित मैग्मा जो है, लिक्विड मैग्मा, ये सतह पर ना आकर कहाँ, पृथ्वी के अंदर ही। अंतर्भेदी शैल में क्या होता है, द्रवित मैग्मा, लिक्विड मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर, सतह के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इसे ऐसे जो संरचना बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्भेदी शैल कहते हैं। ठंडा हो जाता है और ठोस, ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और ऐसी संरचना को अंतर्भेदी संरचना कहते हैं। इन सेल के जो ठोस संरचना बनी है, इनके जो दाने होते हैं, दानों की संरचना क्या होती है, बड़े दानों के रूप में होती है। इनका जो आकार होगा दानों का, वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या है, अंतर्भेदी
सेल रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, आप बात कर लेते हैं बहिर्भेदी सेल के बारे में। जैसे कि आपने जाना, बहिर्भेदी सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या होता है इसमें? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, जब लिक्विड मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है, सतह पर, और तेजी से ठंडा होकर क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है। ऐसे संरचना को, जो ठोस संरचना बन गई है, उसे बहिर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, और ऐसी जो संरचना बनती है ठोस की, उसके जो कण होते हैं, उन कणों की संरचना कैसी होगी? बहुत महीन होती है। क्या उदाहरण है इसका? उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, याद दिलाते चले आपको, भारत का दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना हुआ है। तो समझ गए आप, वहाँ कौन सी सेल होगी, है ना? आगे बढ़े, चलिए अब बात कर लेते हैं अवसादी सेल की। सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अवसादी सेल के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा अवसाद के बारे में। अवसाद क्या है? अवसाद जो सेल होती हैं, क्या? सेल, चट्टान होते हैं, सेल चट्टान, उनके लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर, या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जो शैल होती हैं वो लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। उन्हें ही अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। कैसे टूटती हैं? इतनी बड़ी चट्टान कैसे टूटेगी? बहुत तेज़ धूप के कारण, बारिश के कारण, है ना, टूट सकती हैं। कितनी भी बड़ी चट्टान हो, टूट सकती है। स्पष्ट है? बस इसे होने में बहुत अधिक समय लगता है। 1-2 दिन में ये प्रक्रिया नहीं होती है, इसे होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार 100 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकते हैं, और लगते ही हैं, है ना? तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। ये जो अवसाद हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन अवसादों को हवा द्वारा या जल द्वारा क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और फिर जहाँ पहुंचाया गया है वहाँ ये अवसाद क्या होंगे? धीरे धीरे एकत्रित होते रहेंगे, एकत्रित होते रहेंगे,
और इन पर क्या बनेगा, दबाव। तो ये अवसाद दबकर और कठोर हो जाते हैं, और कठोर होकर क्या बनाते हैं, परत बनाते हैं, सेल की परत बनती है। इसे ही अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। तो अवसादी सेल क्या है, अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है हवा द्वारा, जल द्वारा, और जहां पहुंचाया जाता है वहां पर ये धीरे धीरे करके एकत्रित होती रहती हैं, और उन पर जब दबाव पड़ता है तो वो कठोर हो जाती हैं। ठीक है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये ऐसा होता है, और वो सेल के रूप में, परत के रूप में, परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, ऐसे ही क्या होता है, बनती चली जाती है, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या होता है, अवसादी सेल में जीवाश्म, फॉसिल्स पाए जाते हैं, है ना। जीवाश्म क्या है, मृत पेड़ पौधे, जानवर या फिर सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हों, जो अवशेष होते हैं, सेलों की परतों में दबे हुए जो मृत पेड़ पौधे, जानवर एवं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कभी इन सेलों पर रहे हों, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। थर्ड सेल कौन सी है, कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल नहीं बताया है, बता देती हूँ। उदाहरण क्या है अवसादी सेल का, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से कुछ याद आया, दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। जो बलुआ पत्थर होते हैं वो रेत के दानों से बनते हैं। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनते हैं, और जो दिल्ली का लाल किला है वो किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। स्पष्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कायांतरित सेल, कायांतरित सेल में आग्नेय सेल या अवसादी सेल, उच्च दाब, बहुत ज़्यादा तापमान और जब दबाव पड़ता है आग्नेय सेल और अवसादी सेल में, तो वो परिवर्तित हो जाती हैं, उनका रूप क्या होता है, बदल जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। स्पष्ट है। तो कायांतरित सेल वे सेल होती हैं जो आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल के, अवसादी सेल पर उच्च ताप और दाब के कारण क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, रूप परिवर्तन कर लें, ऐसी सेल कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं, है ना। क्या होगा एग्जाम्पल इसका, जैसे चिकनी मिट्टी से क्या बन जाती है, स्लेट। स्लेट क्या है, कायांतरित सेल है। या चूना पत्थर क्या बन जाता है, संगमरमर। संगमरमर क्या है, कायांतरित सेल है। संगमरमर से कुछ याद आ रहा है, संगमरमर, ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से। तो संगमरमर कौन सी सेल है, कायांतरित सेल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो अवसादी सेल है उसमें जीवाश्म तो पाए ही जाते हैं, साथ ही उसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं, द्वितीयक सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, आपने देखा आग्नेय चट्टान टूट रही है, जो भी चट्टानें हैं टूट रही हैं, फिर अवसाद बन रहे हैं, अवसाद से एक जगह जाकर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने के बाद क्या होता है, उन पर दबाव पड़ता है, दबाव से वो कठोर हो जाती हैं, और कठोर होने के पश्चात परत दर परत एक
परत बनती जाती है, ठीक है। और वही क्या होती हैं, अवसादी सेल होती हैं। तो ये प्राथमिक से द्वितीयक सेल हैं, क्योंकि आग्नेय सेल प्राथमिक है, वो सीधे द्रवित मैग्मा से पृथ्वी की सतह पर आकर क्या बनाती है, सेल बनाती हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। आगे देखें हम लोग, अब देखते हैं सेल चक्र को, रॉक साइकिल को। क्या होता है रॉक साइकिल? रॉक साइकिल में क्या है कि कुछ निश्चित दशाएं होती हैं जिसके कारण एक सेल दूसरी सेल में और दूसरी सेल तीसरी सेल में परिवर्तित होती रहती है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। यही क्या है, सेल चक्र है। किस तरह से चलता है, हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपने जाना आग्नेय सेल के बारे में, क्या द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है ना। इसे आग्नेय सेल कहते हैं। याद आ गया आपको? ये जो आग्नेय सेल बन गई, ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, या फिर बेहतर इसका शब्द क्या होगा, स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर क्या बनाती है, अवसादी सेल का निर्माण करती है। अवसादी सेल अभी समझ में आ रहा है क्यों मैम कह रही थी अवसादी सेल को द्वितीयक सेल और आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है। ये क्या है, द्वितीयक सेल है। और फिर ये अवसादी सेल का निर्माण हो गया। इसके पश्चात आपने क्या जाना, आग्नेय और अवसादी सेल, आग्नेय और अवसादी सेल, इन पर अत्यधिक ताप और दाब जब बढ़ता है, या उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ये सेल किस में बदल जाते हैं, कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कायांतरित सेल है, अब क्या होगा इसका, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल चक्र, तो साइकिल पूरा होना चाहिए ना। ये कायांतरित सेल का क्या होगा, ये जो कायांतरित सेल है, इस पर जब, इस सेल पर, इस चट्टान पर, इस रॉक पर जब अत्यधिक दबाव और तापमान पड़ता है, तो ये कायांतरित सेल चट्टान क्या होती है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मैग्मा बन जाता है, पुनः मैग्मा बन जाता है, ठीक है। और ये जो मैग्मा है फिर से क्या होगा, फिर से पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है, पुनः ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आग्नेय सेल, है ना। आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो आग्नेय सेल से शुरू किया था मैग्मा से, और मैग्मा पर पहुंच गए, चक्र पूरा हो गया, बिल्कुल। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू
और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये पृथ्वी के अंदर से ये तरल मैग्मा है। यहाँ अत्यधिक ताप और दाब के कारण चट्टानें पिघली हुई हैं। ठीक है, ये पिघली हुई चट्टानें, गैस और खनिज तत्व, ये सब क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर आकर, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर आकर फैल जाते हैं। ठीक है, और जब फैल जाते हैं तो ठंडा होकर, पहले तो द्रवित मैग्मा बाहर आया, ये क्या है, द्रवित मैग्मा, लिक्विड मैग्मा, ये बाहर आया और बाहर आकर क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा, और फिर ठोस बन गया। और जब ठोस बन गया तो क्या हुआ, यही क्या है, ठोस संरचना आग्नेय सेल है। स्पष्ट है, क्या बना, आग्नेय सेल, ठोस बन गया, जिससे आग्नेय सेल, आग्नेय रॉक्स या इग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटकर, चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जल द्वारा, हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और धीरे धीरे परत दर परत क्या होता है, फैलते हैं। जहाँ कहीं भी एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पर एक इकट्ठा होते हैं, है ना। क्या बनाएंगे, अवसादी सेल बनाते हैं। और ये अवसादी सेल पर जब अत्यधिक ताप और दाब बढ़ता है इस अवसादी सेल पर, तो ये भी बदल जाती है, इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं कायांतरित सेल। ये क्या है, कायांतरित सेल। और ये कायांतरित सेल, इस पर जब ताप और दाब अत्यधिक बढ़ेगा तो फिर से किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर से ये लिक्विड मैग्मा क्या करेगा, पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर बाहर आकर ठंडा होगा, ठंडा होकर ठोस बन जाएगा और ठोस संरचना ऐसी क्या कहलाएगी, आग्नेय सेल कहलाती है। तो ये एक चक्र है, ये क्या है, सेल चक्र है। सभी सेल जितनी हैं महत्वपूर्ण, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अवसादी सेल आप देख रहे हैं कायांतरित सेल में परिवर्तित हो रही है, आग्नेय सेल डायरेक्ट कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आग्नेय सेल पहले अवसाद बने फिर अवसादी सेल में परिवर्तित हो फिर कायांतरित में हो। आग्नेय सेल डायरेक्ट कायांतरित सेल में भी परिवर्तित हो सकती है और अवसादी सेल भी परिवर्तित हो सकती है। अवसादी सेल से तो एक चक्र ही जुड़ा हुआ है। और फिर कायांतरित सेल जब बन जाएगी तो वो कायांतरित सेल पर जब एक लंबे समय तक अत्यधिक ताप और उस पर दबाव जब बहुत बढ़ जाता है तो वो सेल क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक है, और पिघल कर पृथ्वी के अंदर चली जाती है। फिर वही पिघली हुई चट्टान मैग्मा कहलाता है और वो मैग्मा फिर से पृथ्वी की सतह पर बाहर आकर क्या करता है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इसे ही आग्नेय सेल कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सेल चक्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेल जो रॉक्स हैं इनमें क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स। ठीक है, क्या होता है, मिनरल्स बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स कैसे, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। सेल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मानव जाति के लिए क्या है, बहुत उपयोगी हैं। कैसे, देखते हैं। बहुत
उपयोगी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोयला। कोयला आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में कोयला का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूल्हा जलाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोयले से बिजली भी बनती है और भी बहुत सारे कार्य कोयले से किए जाते हैं। और सबसे मज़ेदार, ठंडी के मौसम में आप क्या करते हैं? हाथ भी सेकते हैं कोयला जलाकर। तो ये आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी क्या हैं? खनिज हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसके अतिरिक्त लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी मिनरल्स हैं जो मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। कुछ का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, कुछ का औषधि बनाने में और कुछ का उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो ये जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सेल हैं इनके उपयोग की। सेल में जो कठोर सेल होती हैं, इन सेलों को का जो उपयोग है वो सड़क बनाने में, घर बनाने में और इमारत बनाने में किया जाता है। और सेल का उपयोग हम खेलों में बहुत करते हैं। सेल का उपयोग खेलों में कैसे देखते हैं? एक छोटे छोटे 5 पत्थर लेकर हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा? जिसे गिट्टी कहते हैं। खेला है आप सभी ने? बचपन में सभी ने खेला होगा, आशा करती हूँ मैं ऐसी कि लगभग लोगों ने तो खेला ही होगा। और 7 पत्थरों के साथ एक खेल खेलते हैं जिसे कहते हैं पिट्ठू। खेला है? बिल्कुल खेला है आप लोगों ने। और एक और खेल है चिबिड्डी या फिर स्टापो। ये खेल भी पत्थरों की मदद से खेले जाते हैं। पत्थर क्या है? सेल हैं, रॉक्स हैं या फिर किटकिट। तो खेलों में हम इसका अच्छा उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।